हैं, लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो बड़े भाई को छोटे भाई से सीखने का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा से बड़े भाई की ईगो, जैसे कि आम तौर पे हमारी ज़िंदगी के अंदर भी देखते हैं कि हम बड़े जो हैं वो छोटों से कभी सीखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे हमारी ईगो हर्ट होती है। तो छोटों के ऊपर आते हैं और वो बाकायदा से उसके ऊपर एहतजाज करते हैं। और उस वक्त चूँकि इलेक्शंस होने वाले थे, 4 महीने पहले इस बिल को ख़त्म कर दिया जाता है और वो 5 और सिर्फ बैठ के ये व्लॉग्स देखता है, अगले के घर के अंदर क्या चल रहा है, अगले ने कौन सी गाड़ी ले ली है, किसकी बीवी ने कौन सा लहंगा पहना है, किसने अपनी जी उम्मीद करता हूँ कि सब खैर ऑफियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिर तक सुनेगा। आखिर तक सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान की नहीं, बांग्लादेश की बात हो रही होगी। जो कि यहाँ पे आम तौर पे यूके के अंदर जब मैं बंगालियों से मिलता हूँ तो वो हमें ये कहते हैं कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप पाकिस्तान हैं, और हम बंगाली हैं, हम बांग्लादेशी हैं, तो हम आपके छोटे भाई हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला है वो बड़े भाई को छोटे भाई से सीखने का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा से बड़े भाई की ईगो, जैसे कि आम तौर पे हमारी ज़िंदगी के अंदर भी देखते हैं कि हम बड़े जो हैं वो छोटों से कभी सीखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे हमारी ईगो हर्ट होती है। तो यहाँ पे भी बड़े भाई की ईगो हर्ट हो रही है, उसकी जो अना है उसका मसला आ रहा है, और इसलिए हाँ वो अपने छोटे भाई से कभी कुछ नहीं सीखना चाहेगा। छोटे भाई से सीखने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, वैसे ये आगे जाके आपको पता चलेगा। तो आज की जो बात है हो रही है वो हो रही है जो बांग्लादेश के अंदर सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और क्या उसकी वजह बनी है। तो आज का जो ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पे कोटा सिस्टम के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने एक जॉब कोटा सिस्टम अनाउंस किया है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, यानी कि 30% जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो फ्रीडम फाइटर्स को दे दी जाएंगी, उनकी जो जनरेशन है, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको दे दी जाएंगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसकी एक पीछे एक पूरी एक हिस्ट्री है। 1971 से पहले जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ था उसके अंदर हम सारे बखूबी तौर पर जानते हैं कि कैसे अवामी मुस्लिम लीग जिसको शेख मुजीबुर रहमान हेड कर रहे थे, वो एक अच्छी खासी सीटें जीतती है, लेकिन उनको हुकूमत बनाने नहीं दी जाती। उसके बाद एक बगावत का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद एक जंग होती है और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग हो जाते हैं और बांग्लादेश जो है वो कायम हो जाता है। तो बांग्लादेश जब कायम होता है तो उसके अंदर जितने भी लोगों ने बगावत की थी और उस बगावत के अंदर शामिल हुए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट और अपनी आज़ादी के लिए एक जंग लड़ी थी, तो उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता है। और उसके बाद जिन लोगों ने उस वक़्त पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था उनको रज़ाकार कहा जाता है, यानी कि गद्दार कहा जाता है। रज़ाकार वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर एक स्लैंग वर्ड है, एक गाली का मुतरादिफ है। ये फिर इसको एक ऐसे किसी को भी रज़ाकार कहना, यानी कि आप उसे गाली दे रहे हो, यानी कि गद्दार वतन है। तो ये सारे मामला जब होते हैं तो इसके बाद हम वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो एक कोटा सिस्टम अनाउंस करते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स के लिए। बानी बांग्लादेश जो है वो एक कोटा सिस्टम अनाउंस करते हैं कि 30% जॉब्स जो हैं वो उनको दे दी जाएंगी, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स दे दी जाएंगी। और उसके बाद फिर देखते हैं कि 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान साहब की डेथ हो जाती है, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे मार्शल लॉ नाफिज हो जाता है। मार्शल लॉ नाफिज होता है तो यहाँ पे भी मार्शल लॉ के अगेंस्ट इस सब के ख़िलाफ़ वहाँ के स्टूडेंट्स ही आके खड़े होते हैं और 1990 के अंदर वो एक तहरीक चला के मार्शल लॉ ख़त्म करवाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे जमहूरी निज़ाम चलता है। वहाँ पे फिर दो पार्टीज़ बीएनपी बांग्लादेशी नेशनल पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग सामने आती हैं और फिर इनके अंदर इलेक्शंस होते हैं और फिर एक मुल्क जो है वो आगे चलता है जमहूरी तरीके से। खैर 2008 के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं। 2008 के इलेक्शंस के अंदर जो ये अवामी मुस्लिम लीग थी, शेख हसीना वाजिद जो हैं, उस वक्त इलेक्शन उनकी पार्टी जीत जाती है, बीएनपी हार जाती है और फिर उसके सामने जो है वो उस वक्त फिर एक प्रॉपर डिक्टेटोरियल रूप उनका नज़र आने लगता है कि उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कि जी कि वो बाकायदा से समझ आ रही होती है कि वो कुछ ना कुछ अपनी एक अंदर से सेटिस्फेक्शन कर रही हैं। वो साथ ही साथ ऐसा एक सिस्टम चलाना चाह रही हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ उनको फ़ायदा देता रहे, उनकी पार्टी को फ़ायदा देता रहे और फिर सारे मामला जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग चलते रहें। इसके अगेंस्ट जो है वो बाकायदा से उन्होंने बहुत सारे लोग गिरफ़्तार भी करवाए, जिसके अंदर खालिदा ज़िया की भी बात की जाए उनको भी गिरफ़्तार करवाया गया और भी बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स जो थे उनको भी गिरफ़्तार करवाया गया। और फिर 2014 के अंदर उन्होंने बाकायदा से डिमोलिश कर दिया था एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप केयर टेकर गवर्नमेंट का, जो कि इलेक्शंस करवाती होती है। इसको वो बाकायदा तौर पे ख़त्म करवा देती हैं और खालिदा ज़िया को
काफ़ी सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात के अंदर उनको अरेस्ट करवा देती हैं और काफ़ी सारे अपोजिशन लीडर्स को भी अरेस्ट करवा दिया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, लोग सड़कों के ऊपर आते हैं, लेकिन उस वक़्त के एक जो ये इनको काउंटर करने के लिए जो भी सारे मामलात करवाती हैं हसीना वाजद साहिबा, उसके अंदर 21 लोगों की उस वक़्त डेथ हो जाती है। 21 लोग मारे जाते हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। हसीना वाजद उस वक्त का इलेक्शन जीत जाती हैं क्योंकि अपोजिशन इलेक्शन का बायकॉट कर देती है, इसलिए वो आराम से विक्ट्री ले लेती हैं। 2018 के इलेक्शंस के अंदर भी ये बिल पास होता है जी कि 30% जो जॉब कोटा है, 30% जो है ये फ्रीडम फाइटर्स को दे दिया जाए। लेकिन इसके ख़िलाफ़ भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर आते हैं और वो बाकायदा से इसके ऊपर एहतजाज करते हैं। और उस वक्त चूँकि इलेक्शंस होने वाले थे, 4 महीने पहले इस बिल को ख़त्म कर दिया जाता है और वो 5% कर दिया जाता है। 30% के बजाय 5% पे बात आ जाती है। अब ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, जिस तरह से हसीना वाजद साहिबा ने लोगों को रज़ाकार कह दिया है जी, और ये सारी बात सुनने के बाद उनका जो स्टूडेंट्स का एक रिप्लाई आया, उन्होंने एक शायरी के अंदर इसको रिप्लाई किया, एक नारे के अंदर इसको शायरी की गलत कह गया हूँ, एक नारे के अंदर उन्होंने इसको रिप्लाई किया। उसका मैं तर्जुमा आपके साथ करता जाता हूँ। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, रज़ाकार रज़ाकार कौन कहता है ये, गवर्नमेंट उस पर राज करने वाले इलेक्टोरल्स, ये एक उस पर राज करने वाले डिक्टेटर, ये एक जो है वो एक बाकायदा से इस नारे के साथ अब ये स्टूडेंट्स ने इस चीज़ का रिप्लाई किया। मोहम्मद यूनुस साहब, जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है ग्रामीण बैंक जैसे कि मैंने पहले बात की, एनजीओज़ ने माइक्रो फाइनेंसिस बैंक्स बनाए। उन मोहम्मद यूनुस साहब, जिनको इस बात के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस बनाया, ग्रामीण बैंक, और वहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, एजुकेशन की बात की, लोगों को छोटे कर्जे दिए ताकि वो अपना कारोबार चला सकें। घर में बैठी औरतों ने कारोबार चलाया और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बांग्लादेशी इकॉनमी को। उनके ऊपर भी जो है वो केस कर दिया जाता है और उनको भी जेल में रखा गया है। और उसके बाद वहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई मीडिया है। ठीक है, 2024 का इलेक्शन होता है, उसके अंदर जो 75% सीटें हैं वो अवामी मुस्लिम लीग जीत जाती है। लेकिन इस सब के अंदर एक बात जो गौर तलब है वो ये है कि सारी की सारी अपोजिशन जो थी, बीएनपी समेत, उन्होंने बायकॉट किया हुआ था और सिर्फ 28% बांग्लादेश की आबादी में से लोग अपना वोट डालते हैं। अपने वोट का हक सिर्फ 28% लोग इस्तेमाल करते हैं। सारे के सारे 100% या जितने भी लोग जिनका वोट रजिस्टर है वो नहीं करते। और इसके बाद 75% वो अवामी मुस्लिम लीग जो है वो जीत जाती है और फिर वो दोबारा से इक़्तिदार के अंदर आते हैं। और इस वक्त भी कोई ख़ास अपोजिशन नहीं है, वो जो बिल पास करवाना चाहें आराम से पास करवा सकती हैं, सारे के सारे मामलात होते हैं। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने 1990 के अंदर भी एक आमिराना हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, मार्शल लॉ के अगेंस्ट भी वो आए, उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद 2018 के अंदर भी आए, उन्होंने एहतजाज किया। इससे पहले भी बहुत सारी सिर्फ इस बात के ऊपर के जी के जो सड़कों की प्रोटेक्शन थी, सेफ्टी प्रिकॉशंस थे सड़कों के लिए, उसके लिए भी स्टूडेंट्स बाकायदा से सड़कों पे आए। ये अवाम होती है कि जो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती है और आके खड़ी हो जाती है और हाकिम वक्त को ललकारती है। तो इसके बाद फिर जी इस वक्त ये एक और बात आपको पाकिस्तान के अंदर मिलती जुलती मिलेगी कि यहाँ पे 7 अगस्त को हियरिंग डेट रखी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे मामले के अंदर। लेकिन सारे प्रोटेस्ट को देखते हुए 21 जुलाई को कोर्ट्स खुलती हैं और वो बाकायदा से ये फ़ैसला देती हैं जेकि के 5% कोटा होगा सिर्फ़ और सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का। 2018 के अंदर जो बात रखी गई थी, जिसको बाकायदा से हाई कोर्ट ने दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करती है और सिर्फ़ 5% कर देती है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। ये वही बात होगी कि एक
बच्चा है, ठीक है, एक उसका बाप दादा जो थे वो फ्रीडम फाइटर्स थे, और उसको उसके पास कोई मेरिट नहीं है, कोई उसके पास डिग्री नहीं है, कोई उसके पास स्किल नहीं है, कोई उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो उसको हुकूमती नौकरी मिल जाती है। ये पाकिस्तान वाला हिसाब है कि जी के बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसकी पेंशन भी पक्की होगी, उसका प्लॉट भी पक्का हो गया, और उसके ऊपर जो उसने कमाई करनी है वो उसकी मर्ज़ी है, वो आराम से करता रहे, वो अपनी जो है वो गवर्नमेंट जॉब से कोई निकाल तो सकता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी कोटा सिस्टम देखा जाए तो उसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो कोटा सिस्टम है वो इस तरह से है कि जी कि वो बाकायदा से गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वो सूबे के हिसाब से है। सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब का है, उसके बाद सिंध का है, उसके बाद बलूचिस्तान का है, उसके ये ऐसे ऊपर नीचे हैं जो कि एक ये बाकायदा सूबे के हिसाब से हैं, आबादी के हिसाब से हैं। और इसके अंदर जो सिर्फ़ और सिर्फ 5% है वो सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ का है। लेकिन ये माइनॉरिटीज़ का हाल बांग्लादेश के अंदर भी ऐसा है। बहुत सारे हिंदू जो हैं वो अपने हकूक़ ना मिलने की वजह से इंडिया मूव कर गए हैं बांग्लादेश से। ये ऐसे मामला बांग्लादेश के अंदर भी हैं। अब अगर सोचने की बात यह है जी कि ये एहतजाज अभी तक क्यों चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया लेकिन फिर भी ये एहतजाज चल रहे हैं। तो ये एहतजाज इसलिए चल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जिन जिन लोगों को आपने गिरफ़्तार किए हैं इन एहतजाज के रिज़ल्ट्स में, उनको आज़ाद किया जाए, वरना एहतजाज नहीं ख़त्म होगा। जिन जिन लोगों ने भी इस सारे मामलात के अंदर जितने भी लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो और किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको छोड़ा जाए। और होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रिज़ाइन करें, क्योंकि उनके ही ऑर्डर्स के ऊपर ये सारे मामलात को ख़राब किया गया है। हमारे ख़िलाफ़ फ़ौज इस्तेमाल हुई है, हमारे ख़िलाफ़ जो हैं वो टीयर गैसेस चली हैं, वाटर कैंस चली हैं। ये सारे मामलात जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ होम मिनिस्टर साहब ने ही ख़राब किए हैं। इसलिए होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रिज़ाइन करें तब तक, नहीं तो एहतजाज जो है वो जारी रहेगा जब तक उनके लोग नहीं छूट जाते और जब तक होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रिज़ाइन नहीं कर देते। इस सब के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कैसे एक कौम जो है वो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती है, सिर्फ अपनी नौकरियां पाने के लिए कि जी के एक फ़्रीडम फाइटर्स को 30% आप हिस्सा दे रहे हो, जिनके आबाओ अजदाद ने फ़्रीडम फाइटिंग की थी। ठीक है, आपने उनको उस वक़्त दे दिया, उस वक़्त की ज़रूरत थी, एक नई इकॉनमी थी, और उसके बाद जो है इस वक्त कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब अपने हकूक़ के लिए वहाँ का स्टूडेंट जो है वो आगे खड़ा हो गया। लेकिन आज का जो एक स्टूडेंट है वो पाकिस्तान के अंदर मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनता है, या फिर वो ये सुनता है जी कि 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं। वो अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करता, वो ना ही अपने हकूक़ के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के ये व्लॉग्स देखता है, अगले के घर के अंदर क्या चल रहा है, अगले ने कौन सी गाड़ी ले ली है, किसकी बीवी ने कौन सा लहंगा पहना है, किसने अपनी वाइफ को कितने की शॉपिंग करवाई है, किसके बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है। ये सब वो चीज़ें जो है वो ये देख रहा होता है, लेकिन वो अपने हकूक़ के लिए कभी भी खड़ा नहीं होता। अगर इस सारे मामलात के अंदर कि एक कौम जो है जिससे आप ये सीख सकें, जो आपके बाद आज़ाद होती है, जो आपको बड़ा भाई कहती है, उससे कम से कम ये तो सीख लें कि जी के अपने हकूक़ के लिए कैसे खड़ा होना है। अपनी नौकरियों के लिए वो लोग सड़कों पे आए, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो उनकी रोड के ऊपर थी उसके लिए वो सड़कों के ऊपर आए। बिला वजह उन्होंने जो एक मार्शल लॉ लगा होता है उनके मुल्क के अंदर, उसके ख़िलाफ़ भी वो सड़कों के ऊपर आए। और ये सब देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये ज़रूर समझ आनी चाहिए कि अपने हक़ के लिए, जिसके ऊपर बारहा डाका मारा जाता है किसी ना किसी तरीके से, कैसे उसके लिए खड़े होना है। बाकी ज़मीर की आवाज़ आपकी है, कब आप सुन लें ये आपको ही पता है, क्योंकि बिला वजह कोई भी आपके आके ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनेगा, ये आपको ही सुननी पड़ेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, शायद उनको भी बात समझ आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मुलाकात होती है।